kavuştu laşı. पाकिस्तान आर्मी जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान आर्मी का ही एक बच्चा है। जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तान आर्मी ही कंट्रोल कर रही है और ऐसा ही कंट्रोल कर रही है। कमिंग डाउन टू द कश्मीर वैली, वी आर वेरी क्लियर, एनीवन हु एंटर्स कश्मीर वैली विल नॉट गो बैक अलाइव। गाजी गए, सो परवाह मत करो, डोंट वरी वी आर देयर। तो कई गाजी आए, कई गाजी गए, सो परवाह मत करो, डोंट वरी वी आर देयर। तो कई गाजी आए, कई गाजी गए, सो परवाह मत करो, डोंट वरी वी आर देयर। पाकिस्तान आर्मी जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान आर्मी का ही एक बच्चा है। जैश ए मोहम्मद को पाकिस्तान आर्मी ही कंट्रोल कर रही है और ऐसा ही कंट्रोल कर रही है। कमिंग डाउन टू द कश्मीर वैली, वी आर वेरी क्लियर, एनीवन हु एंटर्स कश्मीर वैली विल नॉट गो बैक अलाइव। तो आपको बता दें, पुलवामा अटैक के बाद देश में जबरदस्त तरीके से गुस्सा है। हर किसी का खून खौल रहा है कि बदला आखिर कब लिया जाएगा। लेकिन आज सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया गया कि जितने गाजी भेजोगे उतने गाजी मारे जाएंगे। ये गाजी आएंगे जाएंगे, सबको निपटाया जाएगा। जो बंदूक उठाएगा उसका खात्मा होगा। बंदूक ना उठाएं, वरना या तो आप अगर आतंकवाद का रास्ता छोड़ दें, नहीं तो दुनिया छोड़नी पड़ेगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से, इमरान खान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, गीदड़ भभकी दी गई। ये कहा गया कि रिटेलिएट किया जाएगा, जवाबी हमला दिया जाएगा। और आपको बता दें, खबर इस वक्त ये आ रही है कि भारत सरकार की तरफ से भी एक प्रतिक्रिया आई है। इमरान खान के बयान पर भारत सरकार की पहली प्रतिक्रिया पलटवार की धमकी पर का है। ये 2019 का भारत है, ये 2018 का भारत नहीं है। ये भारत सरकार की तरफ से कहा गया। इमरान ने पाकिस्तान सेना की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ी, यानी कि जो रिकॉर्डेड भाषण था उनका, जो आप सुन रहे थे, वो एक तरीके से एडिटेड था। वो बाजवा की स्क्रिप्ट थी, सेना ने एडिट किया होगा। इस पर भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि इमरान ने पाकिस्तान सेना की स्क्रिप्ट पढ़ी। सबूतों को लेकर कहा है कि मुंबई, पठानकोट, उरी हमले के सबूत भेजे थे, उनका क्या हुआ। जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली। सबको पता है जैश कहां से ऑपरेट करता है। वो आप बयान सुनिए कि क्या जवाब दिया गया है इमरान खान को भारत सरकार का। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर साहब, इतने सैनिकों को शहीद कर दिया, आतंकवादियों को प्रेशर दे रहा है, और वहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान सबूत मांग रहे हैं। सबूत तो है कि आतंकवादी वहीं से आए थे, इसका पूरा पुख्ता सबूत है, फिर भी टालने की कोशिश, लटकाने की कोशिश इमरान खान। देखिए, पाकिस्तान को कई बार सबूत दिए गए हैं और पूरा विश्व जानता है कि किस तरह के सबूत दिए गए हैं। मुंबई पे जो हमला हुआ था, उनके जो सबूत दिए गए थे, उस पर अभी तक पाकिस्तान ने कार्रवाई नहीं करी है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश अपनी सुरक्षा करना जानता है और ये सरकार पूरी तरह से मजबूत सरकार है। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, बदला लेने के बोल रहे हैं कि अगर हम पर आक्रमण होगा, हम पर हमला होगा, तो उसका हम बुरी तरह से रिलेट करेंगे। इस तरह की भाषा इमरान खान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि गलती उसकी। देखिए, भारत जानता है, भारत की सरकार जानती है कि किस तरह से और भारत को सुरक्षित रखने के लिए कार्रवाई करनी है, और वो करेंगे हम। तो 1948 का भारत नहीं, ये 2019 का भारत है। एक तरीके से इमरान खान के मुंह पर करारा तमाचा भारत सरकार की तरफ से मारा गया है, और ये भी जवाब दिया गया। मैं सर राज कादियान जुड़ चुके हैं, और ये भी जवाब दिया गया भारत सरकार की तरफ से। दरअसल वो आर्मी की पढ़ी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे आज इमरान खान। बिल्कुल, इमरान खान तो मुखौता है। पाकिस्तान की आर्मी चलाती है, वही उनको लाए हैं प्रधानमंत्री। नवाज शरीफ को इसलिए हटाया क्योंकि उन्होंने डिफेंस बजट पर सवाल उठा दिया था। अगर इमरान खान ने भी कुछ ऐसा किया तो ये भी उसी रास्ते जाएगा। तो पाकिस्तान को पाकिस्तान की आर्मी चला रही है। 33 साल तो डिक्टेटर बन के चलाया, अभी वो पर्दे के पीछे से चला रहे हैं। वो अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं कि पाकिस्तान की आर्मी बहुत हद तक कमर्शियल है। 50 कमर्शियल वेंचर वो चला रहे हैं। शुगर मिल चलाते हैं, इंश्योरेंस, हाउसिंग, क्लोथिंग फैक्ट्रीज, बैंक्स, मतलब खर्चा निकालने के लिए पकड़ जो उनके सारा पैसा उनकी जेब में जाता है।
सारा पैसा वो बजट का जितना पैसा है वो ले जाते हैं। इमरान खान को तो कटोरा दे दिया, जाओ पैसे लाते रहो और जाएंगे वो सारे आर्मी में, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी हावी है। मतलब कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, युद्ध कैसे लड़ गया पाकिस्तान? वो तो धमकी दे रहा है इमरान खान, वो तो कह रहा है मैं रिटेलिएट करूंगा। अमन, आपको आश्चर्य होगा, जैसे कादियान साहब बता रहे हैं, उनका जो बिजनेस है वो है $20 बिलियन। $20 बिलियन का पाकिस्तान आर्मी का बिजनेस है ईयरली। वो सिर्फ $10 बिलियन अपनी फौज पे खर्च करता है, और बाकी जो पैसा है वो इर्द गिर्द जैसे ISI यहाँ वहाँ उस पर खर्च करता है। देश को वो सेल्फ कंटेन्ड है, पाकिस्तान आर्मी को किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। इमरान खान भीख मांगने जाता है देश को चलाने के लिए, बाकी गरीब जनता के लिए वो पैसे मांग रहा है, फौज को जरूरत नहीं है। इसलिए फौज ने सोचा कि एक मुखौटा जो जैसे कह रहे थे इमरान खान को बनाया। इमरान खान फौज थोड़ी भीख मांगेगी। और मेरे ख्याल से सरकार ने आज ये भी जवाब दिया कि इमरान खान अगर रिटेलिएशन की धमकी दे रहा है, गीदड़ भपकी दे रहा है कि मैं जवाबी कार्रवाई करूंगा, तो सरकार ने कहा 48 का भारत नहीं है, 2019 का भारत है। बिल्कुल भारत है। ये कभी न कभी तो उनकी ये जो मिथ है इसको तोड़ना पड़ेगा। ये बार बार उनके पैनलिस्ट भी बोलते हैं कि हम तो न्यूक्लियर हैं। मैं बता दूं, न्यूक्लियर हथियार तो चोरी के जेवरात आप महंगे लेके उनको लॉकर में रख दो, कभी कभी जाके उनको देख के खुश हो जाओ, जिस दिन निकाल के इनकैश करोगे पकड़े जाओगे। न्यूक्लियर तो ये सिर्फ नाम के वास्ते हैं, अगर वो करना चाहते हैं। वाजपेयी साहब ने कारगिल वार में कहा था, जब क्लिंटन ने उनको बोला कि नवाज शरीफ आए, वो कहते हैं उनको डर है अगर भारतीय सेना पीछे नहीं हटी तो ये शायद न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करेंगे। वाजपेयी ने जो कहा था हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है ये, कि क्लिंटन साहब उनको बोलो जरूर करें, मैं तो 5 करोड़ आदमी चले जाएंगे, देश चलेगा, लेकिन वो कल सुबह सनराइज नहीं देखेंगे। पाकिस्तान जानता है कि अगर उन्होंने कोई ऐसा किया वो खुदकुशी तो जानता है तो गीदड़ भपकी क्यों? या तो जंग से डर गया, या तो पता लग गया कि अल्टीमेटम मिल चुका है, 100 घंटे के अंदर अंदर बदला पूरा हो गया, ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हो रहा है, जंग का माहौल बन रहा है, दबाव बढ़ रहा है सरकार पर। ये डर गया ना पाकिस्तान, इसलिए कह रहा है जंग मत शुरू करिए, शुरू हो गई खत्म नहीं हो पाएगी। देखिए अमन, 2 चीज है इसमें। एक तो नर्वसनेस बहुत है, और ये बिल्कुल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेरे ख्याल से बड़ा नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये एडिटेड बयान था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, लाइव नहीं थी ये। ठीक है, ये तो एडिट था, बाजवा की स्क्रिप्ट थी, ISI ने एडिट किया है। बिल्कुल पूरी, मतलब अपनी जनता को बताने के लिए और दुनिया को बताने के लिए नर्वसनेस है उनमें। जो यहाँ से जो जैसे बयान जा रहे हैं, जैसे वक्तव्य जा रहे हैं, भारत की तरफ से कोई ना कोई ठोस कदम अब लेने वाले हैं। देखिए, पाकिस्तान जंग नहीं लड़ सकता है क्योंकि उनके जो सीनियर अफसरान हैं वो इतनी ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं, इतने ऐश से रह रहे हैं, जो वो नहीं चाहते जो भाई हमारे ऐश में कुछ खलल डाला जाए। कुछ देखिए, ये सेना का शौर्य है जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये सेना की ताकत है इंडिया गेट पर। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि बड़ी गलती कर दिया इस बार पाकिस्तान ने, बड़ी गलती की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इंडिया गेट पर हम लोग मौजूद हैं, ये देखिए आप पीछे इंडिया गेट नजर आ रहा है आपको तिरंगे में, और तिरंगे की ताकत का एहसास पाकिस्तान को है। और पाकिस्तान ये जानता है कि अगर तिरंगे से छेड़छाड़ हुई, पहले तो भारत छेड़ेगा नहीं। अशोक सज्जनार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, अगर तो छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर छेड़ा गया तो छोड़ेंगे नहीं। ये अब मैसेज क्लियर है मेरे ख्याल से। ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि अगर कुछ भी ये कार्रवाई शुरू होती है तो अंत तक इस कार्रवाई को हम लोग सक्सेसफुली पूरा करेंगे। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, उन्हें भी कोई शक नहीं है। अभी आपने पूछा कि ये बार बार इमरान खान ऐसे बोल क्यों रहे हैं, उनके पास कोई चारा नहीं है। उन्हें जब एक बार बोल दिया गया कि आप स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे, और दूसरे इसके अलावा वो जवाब भी कुछ नहीं दे सकते। अगर उन्हें ये बताना है, या तो बोले हाथ जोड़ के कि यार लड़ाई मत करो हिंदुस्तान को, पहले से हालत खराब है, पहले से हालत खराब है, अभी क्यों हमारी जान निकाल रहे हो। दूसरा तरीका ये है कि भाई अगर आप करोगे तो मैं ऐसे इस तरीके से रिएक्ट करूंगा। तीसरी बात ध्यान में देने वाली है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो ये मिलिटेंट्स को अपना स्ट्रेटेजिक एसेट मानती है, एक हथियार मानती है, और इस हथियार की जिनको जरूरत इसलिए पड़ती है कि इसको अगर हम हिंदुस्तान भेजते हैं, पूरे देश को ये बताते हैं कि भैया हम ही आपको बचा सकते हैं, तो हम पूरे पैसे पे अपने आराम से कब्जा कर सकते हैं। और जैसे अभी सज्जनार साहब बता रहे थे कि उनका ऐशो आराम उसी हिसाब से चल सकता है। तो वो उनके लिए सर्वाइवल का क्वेश्चन है, इसलिए वो प्रॉक्सी वॉर ज़्यादा करना चाहते हैं। जो पाकिस्तान का अवाम है वो मेरे विचार से नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर आप देखें हाफिज सईद की पार्टी को 1 सीट नहीं मिली। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानियों को मतलब ये तो सबसे बड़ा जोक हो गया ना दिन का कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। नहीं, देखिए बात ये है, जब 2 कमज़ोर आदमियों में लड़ाई होती है, जिसमें जो कमज़ोर होता है वो गाली देता है,
यही इमरान साहब कर रहे हैं अभी। जो कमज़ोर होता है वो गाली देता है दूसरे को, दूसरा आदमी एक थप्पड़ मारता है वो बैठ जाता है अलग से, फिर वो गाली देता है। तो यही वो कर रहे हैं। अब ये बात ये है कि हमें कम से कम इतना तो करना चाहिए हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि जो अपने अंदर जो दुश्मन है उनको तो ठिकाने लगाएं पहले। अब उनको तो हम छेड़ते ही नहीं हैं। वो कुछ ही बकवास जो मर्जी करते रहे। मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलेंगे भाई भारत माता की जय? यहाँ का भारत माता कौन है पहले तो वो ये बताएं। सेना को फर्क थोड़ी ना पड़ता है इन लोगों से। सेना को थोड़ी ना फर्क पड़ता है अगर वो बकवास कर रहे हैं इस तरह की। ये फर्क फाइनली सेना को ही पड़ता है। जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्हीं को तो लड़ना पड़ता है इन लोगों से रोजाना। कौन लड़ता है? लड़ते तो सेना और मैं इंटरनल फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ। इंटरनल फैक्टर में बोल रहा हूँ। मरने कौन जाता है? मरने तो सेना ही जाएगी या सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग जाएंगे? मरते तो वही है ना। फर्क तो उन्हें ही पड़ता है। कुलकर्णी साहब, ये मैं कहूँगा जैसे ये OGW है, स्टोन पेल्टर्स हैं, पत्थरबाज हैं, ये ज्यादा खतरनाक हैं। मिलिटेंट को तो हम तब भी खत्म कर देंगे, पर इनका जो खात्मा है पत्थरबाजों का और OGWs का, इनको देखना बहुत जरूरी है। और इनके साथ अगर सख्त से सख्त कार्रवाई ना की जाए तो मुश्किल है। नहीं अब तो मेरे ख्याल से सर हम लोग एक मिनट सर, मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था राज कादियान साहब, ये सेना का मानवीय पहलू भी है जो मेरे ख्याल से सामने आना चाहिए। बार बार जो सेना के ऑपरेशन पर सवाल उठाते हैं, बार बार जो कहते हैं सेना टारगेट करती है। मैं कल वीडियो देख रहा था, वो अपील कर रहे थे कि आप लोग अपने घर चले जाइए। सेना का ये काम है। सेना चाहती 2 सेकंड में घर उड़ा देती, आतंकवादी खत्म कर देती। एक कश्मीरी की जान की कीमत समझती है ना सेना। कल अगर आपने ऑपरेशन जहां उसको मारा था गाजी को वो देखा होता, जब भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुई, ऑपरेशन चल रहा है। हाँ। एक सैनिक ने माइक पर अनाउंस किया था कि आपकी जानें हमारे लिए बहुत प्यारी हैं, आप यहाँ से प्लीज चले जाओ, विनती कर रहा था। ये भारतीय सेना का चरित्र है। प्रोपेगेंडा Exactly. पाकिस्तान कुछ भी चलाए। बहुत अच्छा एक मिनट, लेट हिम कंप्लीट। वो ये हमारे कैजुअलिटी कल किसी ने सवाल ये भी पूछा कि हमारे तो 4 मर गए, आपने टेररिस्ट तो 2 या 3 मारे हैं। इसकी भी वजह है, भारतीय सेना कभी नहीं चाहती कि किसी सिविलियन को गोली लगे, इसलिए पहली गोली हमेशा। अब इसको समझिए, ये राज कादियान साहब जो समझा रहे हैं इसको समझिए कि नागरिक सुरक्षा, आम कश्मीरी की जान ना जाए इसलिए हम अपनी जान देने को तैयार है सेना। ये है हमारी सेना। जो बार बार सेना के ऑपरेशन पर सवाल उठाए जाते हैं कि इतना लॉस हो गया, हमारे इतने जवान शहीद हुए, सिर्फ 2 आतंकी, सिर्फ 3 आतंकी मरे। इस चीज को समझिए, आम कश्मीरी की जान बचाने के लिए। इसके अलावा नागरिक सुरक्षा के लिए इतना लॉस हुआ, ये भी बताया सेना ने ना। देखिए बिल्कुल हम नहीं चाहते, हमारी सेना नहीं चाहती। मैं तो ये जानता हूं क्योंकि हम इंटरनेशनल फोरा पर बहुत ये सवाल उठते हैं जो वहाँ पर इतने ज़्यादा अनप्रोपोर्शनेट डिसप्रोपोर्शनेट एक्शन लिया जाता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं लिया जाता। हमारी सेना को ह्यूमन राइट्स के एरिया में इतनी ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है जो कोलैटरल डैमेज कोई भी नहीं होगा, कोई भी जो सिविलियंस हैं उनको नहीं मारा जाएगा। इसीलिए हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे अपने सैनिकों को इतनी ज़्यादा सहना पड़ता है, उनको अपने ऊपर वार जो होते हैं सहना पड़ता है, उनकी अपनी हताहत होते हैं, पर आगे जो अपना सिविलियन है उसके ऊपर आप सोचिए एक चीज, आप एक चीज सोचिएगा, मैं 1 मिनट, आप एक चीज सोचिएगा, एक घर के अंदर आतंकवादी छिपे हुए हैं, सेना क्यों नहीं घर को उड़ा रही? सेना चाहे तो घर को उड़ा सकती है। सेना इसलिए नहीं उड़ाई कि आसपास के लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। ऑपरेशन इसलिए लंबा खिंचता है क्योंकि वहां पर लोगों की जान कीमती है। अगर सेना के जवान ज्यादा शहीद हो रहे हैं तो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपकी सुरक्षा कर रही है सेना, सिविलियंस की सुरक्षा कर रही है सेना। इस आपको मालूम होना चाहिए कि पहली गोली कौन चलाता है? मिलिटेंट। हम नहीं पहली गोली चलाते कभी भी, किसी के ऊपर भी। पहली गोली मिलिटेंट चलाता है। बहुत जरूरी है बातें जाना। हाँ, उसके बाद गोलियां चलती हैं। अगर हमें मालूम है वो मिलिटेंट है, पर उसने गोली नहीं चलाई। आज क्या कहा कोर कमांडर ने? जो हथियार और गोली के साथ चलाएगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। इसमें कोई शक ही नहीं है। इसलिए मेरे को लगता है कि ये जो बातें हैं कि हमारी कैजुअलिटीज होती हैं, कोलैटरल डैमेज जैसे कह रहे, वो नहीं करते हैं। वो सारे एक बार चले जाना एनकाउंटर साइट पर, समझ में आ जाएगा। ये टॉफी खरीदने थोड़ी ना बच्चे जाते हैं। बार बार पत्थरबाजों पर कार्रवाई होती है। राज कादियान साहब, बार बार कहा जाता है भटके हुए बच्चे हैं। ये भटके हुए बच्चे जो हैं ये टॉफी खरीदने जाते हैं एनकाउंटर साइट पर। देखिए, बच्चे की जो परवरिश होती है कि उसकी क्या विचारधारा होगी जब बड़ा होगा, उसकी 3 जिम्मेदारी हैं। सबसे पहले परिवार की, फिर उसके स्कूल की, फिर उसके समाज की। अगर तीनों जगह आप उसको रेडिकलाइज करोगे तो बच्चा तो वही बनेगा। ये जो अभी आदिल जो ब्लॉप कर दिया था अपने आप को, उसका बाप अभी है कि कहते हैं मैंने तो बेटा खो दिया। खोएगा, जिम्मेवारी तेरी भी है, क्यों जाने दिया उसको? अगर चला भी गया था क्यों नहीं पुलिस के पास उस वक्त गया भी मेरे बेटे को वापस लाओ? अब ये कहना मैंने बेटा खो दिया, ये समाज की भी गलती है। और ये जब तक रेडिकलाइजेशन चलती रहेगी, जब तक इन लोगों को भरोसा है कि पाकिस्तान की आर्मी हमको आजादी दिलाएगी। एक बार और समझिए, उसके बावजूद हमारी सेना अपील कर रही है, मानवीय पहलू सेना का, कि अब
तमाम माओं से अपील की गई है कि अगर आपके बच्चे आतंक के रास्ते पर चले गए उन्हें वापस बुला लीजिए, या तो बंदूक छोड़ दो वरना दुनिया छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए पूरे अगर आप भारत में देखें तो हमारे यहाँ से जो बच्चे ऐसे गए हैं, चाहे केरला से हो और कई जगह से हो, जिन्होंने जाकर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी गुटों को ज्वाइन किया है, जैसे इस्लामिक स्टेट हुआ, अल कायदा हुआ, वहाँ जो माँ बाप हैं वो जाकर पुलिस को बताते हैं, वो जाकर सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं, जिससे कि उन बच्चों को हम वापस ला सके हैं। देखिए भारत में कितने लोग हैं, कितनी जनता है, परंतु उसमें अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के साथ मिलने के लिए बहुत कम लोग गए हैं। और देशों में आप देखिए 5-5 मिलियन। तो ये क्या प्रोपेगेंडा होता है ना सेना के खिलाफ? राज कादियान साहब, जानबूझकर प्रोपेगेंडा किया जाता है कि सेना मतलब आतंकियों के मानवाधिकार की चिंता है, सेना को की मानवाधिकार नहीं है क्या? बिल्कुल मानवाधिकार ये लोग मानते नहीं है। जो 40 सैनिक मर गए वो अपनी मर्जी से माने गए, तो उनको देश ने वहाँ भेजा था। वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, कोई रेवाड़ी का है, कोई मेरठ का, कोई कर्नाटक का है, उनके भी मानवाधिकार है। उनको जो मानवाधिकार छीन लिए उसकी कोई बात नहीं करता। एक पत्थरबाज को अगर कुछ लग जाए, पैलेट गन में लग जाए, वो शोर हो जाता है। ये सब प्रोपेगेंडा है। तो फिर इसी मुताबिक एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें 2 और कम्युनिटी हैं। ये एक तो ये ह्यूमन राइट ब्रिगेड जो है, ये जो है ना ह्यूमन राइट का जो हल्ला करते रहते हैं, कृपा अगर वो भी इन ऑपरेशंस को जाके देखें तब उनकी समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। और जैसा कि आपने पहले बताया, अगर हम एक मिसाइल मार देते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी थी, घर उड़ गया होना था और कोई ऑपरेशन, कोई कैजुअलिटी नहीं होती। दूसरी चीज, एक लीगल ब्रिगेड भी है, जो कई सारे जो एडवोकेट्स हैं वो शुरू हो जाते हैं कि ये आपने मिनिमम फोर्स क्यों नहीं इस्तेमाल किया। अब मिनिमम फोर्स कौन डिसाइड इन सबको ऑपरेशन वाली जगह पे भेज देना चाहिए ना। शायद इनकी बात आतंकी मान लें, जितना शांति पाठ करते हैं कि शांति होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, ये सारी जितनी ब्रिगेड है एक बार इनको ऑपरेशन साइट पर भेज देना चाहिए, शायद आतंकी बात मान लें इनकी। कौन जाता है वहाँ? तो ये जाते ही नहीं कभी, ये तो सिर्फ अपने घरों में बैठ के बातें बनाते हैं। इनको जाके देखना चाहिए आर्मी किस हालत में काम करती है, कैसे सिक्योरिटी फोर्सेज काम करती है, तो इनको कुछ पता होता ही नहीं है। अपनी मर्जी से जो मर्जी बोलना, ह्यूमन राइट वाले आ जाते हैं। और मैं मीडिया से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे लोगों को ज्यादा मीडिया पे ना शो किया जाए, उनको मना कर दिया जाए कि भाई नहीं, तुम्हारी बात हम नहीं करेंगे। नहीं, औकात दिखानी चाहिए ना मेरे ख्याल से सर। अगर एक्सपोज नहीं होंगे ऐसे लोग, अगर ऐसे लोगों की पता तो लगे आस्तीन के सांप कौन है, पता तो लगे सर गद्दार कौन है जो देश की खा रहे हैं और देश को गाली दे रहे हैं। आप देखेंगे कि ये हुर्रियत नहीं, मैंने कल बयान सुना सर, कमल हासन कह रहे हैं कि कश्मीर में जन्नत संग्रह होना चाहिए। ये खुले कैसे घूम रहे हैं, इनकी हिम्मत कैसे होती है? तो पता तो लगना चाहिए ना कौन अपने हैं, कौन पराए हैं, कौन पाकिस्तान के पिट्ठू हैं, कौन पाकिस्तान का पैसा खाकर यहाँ पर एजेंडा चला रहे हैं। जो अंदरूनी दुश्मन है वो ज्यादा खतरनाक है। और ये जो हुर्रियत वाले हैं, आप उनके प्रॉपर्टीज देखिएगा, आप जिस तरीके से इन्होंने पैसा बनाया है, इनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं। और जो बाकी गरीब आदमी है उसको 500 रुपए देता है दिन के और बोलता है पत्थरबाज बन जा। तो ये जो कार्रवाई है, इसको सबको मालूम है, अब वक्त आ गया है एक्शन का। जब तक हम एक्शन नहीं करेंगे, लेकिन एक्शन होता है सर घाटी में तो मानवाधिकार का रोना रोने वाले आ जाते हैं। अब एक्शन होगा तो फिर कहा जाएगा भटके हुए बच्चों को पकड़ लिया। देखिए ये सारी चीज है वोट बैंक पॉलिटिक्स की है, और मेरे विचार से अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स को आप दरकिनार कर देते हैं तो तब आप इसके ऊपर अच्छी तरह एक्शन कर सकते हैं। देखिए अभी कल आपने 4-5 अलगाववादियों के आपने सुरक्षा उनसे वापस ली। आपने देखा ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीडीपी है, कांग्रेस है, उन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए, जबकि पूरी देश को मालूम है जो वहां से पाकिस्तान से जो पैसा आता है वो इन पार्टी के पास, इन लोगों के पास आता है, और यही पैसा देते हैं पत्थरबाजों को। हर एक मैं कहता हूं सर सुरक्षा वापस ले, जेल में ठूसिए ना। अगर ये अलगाववादी आईएसआई, अगर आईएसआई से पैसा ले रहे हैं, ये अलगाववादी है ना देश के आस्तीन के साथ, ये सुरक्षा वापस लेने से क्या जेल में ठूसिए ना सर। इनको भेजना चाहिए, इनको और यहाँ नहीं भेजना चाहिए कश्मीर में, इनको भेजना चाहिए काले पानी, ताकि उनके खानदान को भी पता चले कि वहाँ जाना कितना मुश्किल है। अगर मिलना भी चाहे तो जाने के लिए 10 दिन लगेगा। ऐसी जगह इनको भेजना चाहिए, ऐसे ही नहीं भेजना चाहिए इनको इनके साथ में सख्त एक्शन जब तक नहीं होगा तब तक ये बकवास बंद। क्यों नहीं लिया जाता सर? सिर्फ सुरक्षा वापस लेने से क्या हो जाएगा? देखिए भारत एक है डेमोक्रेसी, एक है लोकतंत्र, एक है गणतंत्र, और इसमें जो आपके प्रोसेसेस हैं, लीगल प्रोसेसेस हैं, वो बड़े स्नेल स्लो स्पीड पर चलते हैं। परंतु मेरे विचार से एक बारी जब चल पड़ते हैं तो तब अपने पूरे मुकाम पर ही पहुंचेंगे, और मेरे विचार से इनका भी हश्र यही होने वाला है। अब इनकी सुरक्षा ले ली गई है,
इनके ऊपर केस होगा और जरूर इनके विरुद्ध इन्हीं के बूते पर पाकिस्तान इतना करता है ना सर। वो जानता है कि मेरे से क्या निपटेंगे, आपके घर में मेरे लोग बैठे हैं। वो तो इसलिए पाकिस्तान इतना करके आज गीदड़ भपकी दे रहा है, कह रहा है कि मैं रिटेलिएट करूंगा। मैं कह रहा हूँ हम लोग जी वो तो कह रहे हैं आदिल आपका ही था, हमारा वो कह रहे हैं पाकिस्तानी थोड़ा है। वो नहीं, जो 3 आतंकवादी मारे हैं, 2 पाकिस्तानी थे। 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा गया। ये हम लोग करते हैं ना, ये बार बार लोग कहते हैं। मुझे एक वो शेर याद आया, कहते यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है ये हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरा जमन हमारा। हमारी पुरानी सभ्यता है, इस सभ्यता को कोई कुछ नहीं कर सकता, टक्कर नहीं दे सकता। पाकिस्तान जो है मिट जाएगा, उसको इसका डर है, शक है, और उस शक के कारण पाकिस्तान जो है घबरा गया। अच्छा, डर के भी डराने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, खुद अंदर से डरा हुआ, लेकिन कह रहा है मैं रिटेलिएट करूंगा। नहीं, क्योंकि देखिए हर तरफ से वो घिर गया है। हम कहें अगर अंतर्राष्ट्रीय समूह से उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है। अब मेरे विचार जो ये ऐसी हरकत उसने की है, अब चीन से भी दबाव उसके ऊपर यकीनन पड़ेगा। देखिए और देशों ने तो, अमेरिका ने तो $3 बिलियन उसको देने से मना कर दिया। अब चीन की तरफ से भी उसके ऊपर दबाव पड़ेगा। और मेरे विचार से अभी जो सऊदी क्राउन प्रिंस वहाँ पर थे और आज यहाँ पर आए हैं, उन्होंने भी ज़रूर उसके ऊपर दबाव डाला होगा। तो एकदम वो दबाव में है। मालिया हालत, वित्तीय हालत उसकी इतनी ज़्यादा ख़राब है, जो पूरी दुनिया भर में IMF, सऊदी अरेबिया, UAE, चीन, उनके सबके सामने अपना झोली फैला कर जा रहा है। तो हर तरीके से वो दबाव में आ चुका है, शिकंजे में फंस गया है, इसीलिए छटपटा रहा है। और इसीलिए वो कहने के लिए ये उसने ऐसे बयान दिया। यही छटपटाहट है पाकिस्तान की। वो समझ रहा है कि अगर युद्ध हुआ तो नेस्तनाबूद हो जाएगा पाकिस्तान। नेस्तनाबूद तो होगा ही होगा। अगर युद्ध होगा, युद्ध की हालत कहाँ है? वो अभी तो आपको मालूम होगा कि गधे बेच रहे हैं पाकिस्तानी, अपने जितने उनके पास गधे उनको बेच के अपने गुजारा कर रहे हैं। तो फिर लड़ने की हालत कहाँ है पाकिस्तान की? किस बात की धमकी दे रहे हैं, मुझे नहीं समझ आया। क्या धमकी देना चाहते हैं? नहीं, वो तो कह रहा है कि इमरान खान कह रहे हैं रिटेलिएट करने की सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। वो बोलते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा जो न्यूक्लियर पावर होती है वो खाली डेटरेंट है। आज तक अमेरिका के पास न्यूक्लियर पावर है, चाइना के पास है, फ्रांस के पास है, इंग्लैंड के पास है। किसी ने यूज किया क्या आज तक? कोई यूज नहीं। मेरे ख्याल से इसका जवाब ये भी है कुलकर्णी साहब, कारगिल का युद्ध 3 महीने चला था। 3 महीने चला था ना कारगिल का युद्ध, कौन सा परमाणु बम निकल गया? क्योंकि पाकिस्तान जानता है दोनों तरफ परमाणु है, कोई इस्तेमाल नहीं। बेड़ियां लेकिन भारत नहीं पहनी है। बार बार डराया हमको जाता है, बार बार बोला जाता है कि पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है। और उसके बावजूद भी उस वक्त के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आप LOC क्रॉस नहीं करेंगे लेकिन पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। और हुआ ही ना, क्या हुआ कारगिल में? 4 जुलाई को कहाँ गए थे नवाज शरीफ? क्लिंटन के पास। और जब हुक्म मिला तो क्यों पीछे गए? क्योंकि मालूम है हम बगैर LOC क्रॉस किए भी उतना ही सबक सिखा। लेकिन ये तो भारत की रणनीतिक जीत है ना एक तरीके से। आप समझिए इस चीज को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी से सेना के हाथ खुले छोड़े हैं। सेना ने कुछ छोड़ा नहीं है अभी, लेकिन अभी से पाकिस्तान डर गया ना। तो ये तो एक तरीके से पता लग गया, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी दिखानी बाकी है। पुलवामा का जो एनकाउंटर है वो तो झांकी है, अभी तो कराची लाहौर बाकी है। यही पाकिस्तान शायद समझ रहा है इस चीज को। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक मैसेज जरूर आज देने की कोशिश की गई है भारत की तरफ से, सेना की तरफ से, एनकाउंटर और आज एक तरीके से आखिरी अल्टीमेटम और वार्निंग। और उसके बाद पाकिस्तान की हालत पतली और आज डर गया पाकिस्तान। इसलिए डरा हुआ पाकिस्तान अब शांति की भीख मांग रहा है।